बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांसशेंगन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन यूजू जियांग की शेंजियन में मुलाकात हुई है। मुलाकात में ट्रांसजियन होल्डिंग्स के चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को कंपनी के पाकिस्तान में मौजूदा ऑपरेशन, आलमी सतह पर इसकी बरामदात और पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से आगाह किया। चेयरमैन ट्रांसजियन होल्डिंग्स ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी के हवाले से पहले से एक पॉइंट कायम है, जिसमें से 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम किया गया है। कंपनी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से अपनी सरमायाकारी में वुसअत में गहरी दिलचस्पी रखती है, जिससे मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी के बाद पाकिस्तान से इनकी बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़रा और पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर को ट्रांसजियन होल्डिंग्स के साथ मिलकर जल्द एक लाएअमल तैयार करने की हिदायत भी की गई है। हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रांसजियन होल्डिंग्स को पाकिस्तान में मकामी सतह पर अशिया तैयार करके इनकी पाकिस्तान से बैरून मुल्क बरामदात करने की दावत दी है। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफराधी कुव्वत है। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान जाम, कमाल अतार और वज़ीर मुमलकत शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने भी शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। सी पैक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। सी पैक से पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई है। चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सी पैक मनसूबों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ चोली दामन का साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेल के मुकाबले में कोयला से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। अल्लाह ताला ने त्रिकोल की सूरत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा खजाना दिया हुआ है। त्रिकोल कोयला से बिजली सस्ती और अरबों डॉलर की भी बचत होगी। इन्होंने कहा कि सी पैक के तहत पाकिस्तान में बेपनाह सरमायाकारी पर चीनी सदर का शुक्रगुजार हूँ। सी पैक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B इसका सबसे अहम जुज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राअत में हम चीन के तजर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। चीनी कंपनियों के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीनी क़यादत हमारा पूरा साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम माहौलियात पर जारी किए गए पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तग़य्युरात के मनफी असरात से मुतासरा ममालिक में है। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता सालों में पाकिस्तान को सैलाब और खुश्क साली जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल एक बयान में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि आइए अहदा करें कि आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आइए अहदा करें कि आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करें। आज आलमी यौम माहौलियात पर जारी किए गए पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इनका ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी और बंजरपन जैसे मसाइल पर आगाही के लिए आज आलमी माहौलियात मना रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तग़य्युरात के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब, खुश्क साली, शदीद गर्मी और जंगलात में आतिश ज़दगी जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ा। आज के आलमी यौम माहौलियात का मौजू ज़मीन की बहाली, बंजरपन की रोकथाम और खुश्क साली से बचाव है। इन्होंने कहा कि इस दिन का मकसद आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी को उजागर करना है। पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी PTI के मुतनाज़ा ट्वीट केस में FIA की जानिब से तलबी पर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन FIA ऑफिस पहुंच गए हैं। बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन FIA की तहक़ीक़ाती टीम के सामने पेश होंगे। वाज़ेह रहे कि बानी PTI के मुतनाज़ा ट्वीट केस में FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज तलब किया है। दूसरी जानिब इसी सिलसिला में PTI रहनुमा उमर अयूब खान की जानिब से FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया गया है।
سینیٹر فیصل باوجہ اور ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال توہین عدالت کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل ہیں۔ سینیٹر فیصل باوجہ کی جانب سے وکیل معیز احمد جبکہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے وکیل فروغ نسیم عدالت میں پیش ہوں گے۔ سینیٹر سلیم مانٹو والا ممبر قومی اسمبلی ارمغان سبحانی انجم وکیل سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ کمرہ عدالت میں حکومت اتحاد کے سینیٹرز اور ارکان پارلیمنٹ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے فیصل باوجہ اور مصطفیٰ کمال کو باطی نظر میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے دونوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے جواب میں غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ فیصل باوجہ نے اپنے جواب میں معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کیس میں اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر فیصل باوجہ کے خلاف اذکر نوٹس بھی لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق پوسٹ کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن اور دیگر کی ایف آئی اے میں طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت جاری ہے۔ رؤوف حسن اور دیگر کی درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی سماعت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کو شیخ مجیب الرحمان ویڈیو کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے طلب کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکریٹری جنرل عمر ایوب اور ترجمان رؤوف حسن نے ایف آئی اے میں طلبی کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست پر رجسٹرڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کے ترجمان کیمپر خان اسرار نے کہا کہ کراچی کے پیچیدہ چیلنجز پر مصطفیٰ کمال کی تجاویز غیر ذمہ دارانہ اور بچگانہ ہے۔ مصطفیٰ کمال سست شہری کے لیے نسل پرستی اور عدم تحفظ کے خوف کو ہوا دے رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے نیب چیئرمین کے خلاف بیان داغا اور پھر معافی مانگی، عدلیہ پر نکتہ چینی کی اور معافی تلافی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال ایک دن بات کہتے اور اگلے دن مکر جاتے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے رہنما کراچی کے باسیوں کو خوف زدہ کرنے سے گریز کریں۔ ماضی کو سیاسی چالوں سے آج کی عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن حکام کے پاس سابق وزیر اعظم کو غیر معینہ مدت تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ ایک کے بعد ایک کر کے عمران خان کے خلاف مقدمات ختم ہو رہے ہیں، جس سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما چند ہفتوں سے جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ جس وقت 1971 کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کو متنازع ٹویٹ نے ایف آئی اے کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کا موقع فراہم کیا، وہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف نیب والے توشہ خانہ ریفرنس دوم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے ملازمین تفتیش کے نام پر ملزمان سے ساز باز کرنے لگے۔ سائبر کرائم سرکل کے ملازمین نے رشوت لے کر ملزم کی اہل خانہ سے بات کروائی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ثبوت ڈیلیٹ کروا دیے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے ملازم ذیشان نے ملزم اویس ظفر سے 5,000 روپے رشوت لی۔ ملزم ظفر سوشل میڈیا پر سیدہ مہرین کے نام سے اکاؤنٹ چلا رہا تھا اور لوگوں کو گستاخانہ مواد تیار کرنے کے لیے اکساتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف خان کھوسہ نے کہا کہ فیصل واؤڈا کے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب پر کہا کہ دیکھتے ہیں فیصل واؤڈا کتنی دلیری دکھاتے ہیں، وہ معافی مانگیں، اگر نہ مانگی تو نااہل ہوں گے۔ لطیف کھوسہ نے فیصل واؤڈا کو مخاطب ہوئے کہا کہ تم پر کسی ہو نہیں تو ہو، پھر آؤ کہ دوبارہ سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ
डिस्को अलीफाई होंगे। फिर देखते हैं आपको लाने वाले किस अंदाज में आपको बचाते हैं। इन्होंने कहा कि फैसल वावदा अदालत को कहते हैं तौहीन आपने की, आप मुझसे माफ़ी मांगे। अब कल देखते हैं इनको लाने वाले कल इनका दफा करते हैं, इनके पीछे खड़े होते हैं। इनका कहना था कि फैसल वावदा कितने दलेर हैं सब जानते हैं। ये भी गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे। अगर बेंच में अतर मनुल्ला होते तो मामला कुछ और होता, लेकिन चीफ जस्टिस का बेंच दरगुजर करने वाला है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहना चाहिए। उनको ओहदे से हटाना ख़तरनाक होगा क्योंकि हुकूमत ब्लैक मेलिंग से आ जाएगी। हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ को पार्टी का रहबर बनने की तजवीज़ दी थी। इमरान खान पार्टी का रहबर है, इनके पास होता नहीं लेकिन सब इनकी सुनते हैं, लेकिन मियाँ साहब की कोई नहीं सुनता। खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को समझाया था कि सदर बनने की बजाय पार्टी चेयरमैन बन जाए और रहबर बनकर पार्टी चलाएं। नवाज शरीफ के सदर बनने से शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का तासर पैदा हुआ। नवाज शरीफ ने मेरी तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि नून लीग में दरारें महसूस की जा सकती हैं। इख्तलाफात का जिन्हें पता नहीं था उन्हें भी मालूम हो गया। लोगों में ये तासुर है कि नवाज शरीफ कमज़ोर हो रहे हैं। रोज़ बरोज़ चेयर बदलना ठीक नहीं। इनके दरमियान अगर कोई फैसला हुआ तो हमें बताएं, हम इस पर अपनी राय देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमें शहरियों को फ़िज़ाई आलूदगी से पाक करना है। कराची में आलमी यौम माहौलियात से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी मुस्बित किरदार अदा करे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वज़ीर बल्दियात इदारों को माहौल की बेहतरी के लिए रहनुमाई करें। इन्होंने कहा कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ APA और KMC मिलकर काम करें। महकमा आबपाशी नहरी पानी को आलूदगी से बचाने के लिए भी इक़दाम करे। और अब नज़र डालेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पर और आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख सदर मोहम्मद बिन ज़ायद से अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के वफ़द ने वज़ीर दाखिला बिला सिराजुद्दीन हक़ानी की सरबराही में मुलाकात की है। अबू धाबी में होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल भी किया गया है। मुलाकात में बामी मफादात को पूरा करने और इलाकाई इस्तेहकाम में किरदार अदा करने के लिए ताल्लुकात को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। रहनुमाओं ने इस्तिखादी और तरक्याती शोबों के साथ साथ अफगानिस्तान में तमीर नौ पर भी बात की है। तालिबान के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस मुल्ला अब्दुल हक वसीक भी मुलाकात में मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में सऊदीया काबीना का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें हज सीज़न के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। इजलास में तमाम तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। मुमलिकत और तेल पैदा करने वाले दीगर 7 ममालिक ने तेल की पैदावार की मुद्दत में तोसी पर इत्तेफाक किया। काबीना ने हज सीज़न के इख्तिताम पर मवेशियों की दरामद पर आयद कस्टम ड्यूटी और टैक्स हुकूमत में ज़िम्मे होने की मंजूरी भी दे दी है। मैक्सिको में क्लाउडिया शेनबाम पार्डो के पहली मरतबा खातून सदर मुंतखब होने के कुछ ही घंटे बाद खातून मेयर को कत्ल कर दिया गया है। क्लाउडिया शेनबाम पार्डो के पहली खातून सदर मुंतखब होने के ऐलान के कुछ देर बाद एक कोटिजा कस्बे की खातून मेयर को मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूल खातून मेयर पुलैंड साइचल सितंबर 2021 से कोटिजा कस्बा की मेयर थी। वो इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली पहली खातून थी। खातून मेयर को 19 गोलियां मारी गईं। हमले के फौरन बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो दम तोड़ गई। इस हमले में इनका सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब में आज़मीन हज की सहूलियात और अयाम हज में इरफात के इलाके में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मस्जिद निमरा के इर्द गिर्द सड़कों पर सफ़ेद रंग गिरा दिया गया है। और सऊदी अरब की जनरल रोड्स अथॉरिटी के मुताबिक सड़कों पर मखसूस किस्म का सफ़ेद रंग लगाने से सतह के दर्जा हरारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी हो जाती है। तर्जमान अब्दुल अजीज़ अल तबी का कहना था कि सड़कों पर लगाया जाने वाला मखसूस रंग मकामी तौर पर तैयार किया गया है और इससे धूप की शिद्दत कम जज़ब होती है। वाज़ेह रहे कि रवा साल 14 से 19 जून तक मनासिक के हज अदा किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कभी भी सियासी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।
برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ادارہ سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی چیف جسٹس نے عدالتی نظام میں زیادہ شفافیت لانے میں ٹیکنالوجی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ سے فیصلوں کے دوران سیاسی اور سماجی دباؤ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ 24 سال کیریئر میں کبھی بھی سیاسی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امریکہ کے اسپتال میں مردہ قرار دی گئی خاتون کی 2 گھنٹے بعد سانسیں بحال ہو گئی۔ سالہ زیر علاج خاتون کو مردہ قرار دیے جانے کے بعد جب آخری سانس رسومات کی ادائیگی کے سلسلہ میں مردہ خانہ لے جایا گیا تو وہاں کے عملہ میں موجود ایک شخص نے دیکھا کہ خاتون کی سانسیں بحال ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق لنکن شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون کو پیر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 9:45 پر مردہ قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے سلسلے کے لیے منتقل کیا گیا۔ تاہم 2 گھنٹے بعد رسومات کی قیادت اور اس کی تیاری کرنے والے ادارے کے اہلکار نے دیکھا کہ بزرگ خاتون کی سانسیں بحال ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق اس واقعہ کی تقریباً 2 گھنٹے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی کہ جس کے بعد خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہاں وہ زندہ حالت میں ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کانگریس نے بی جے پی کو اسی کے ہتھیار سے کاری ضرب لگا دی ہے۔ بھارت کے سابق حکمراں اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی میٹنگ آج ہوگی، جس میں بی جے پی نریندر مودی کو تیسری بار وزیر اعظم نامزد کرانے کی کوشش کرے گی۔ بی جے پی کو ماضی کی 303 نشستوں کے مقابلے میں اس بار صرف 240 نشستوں پر کامیابی ملی ہے، جبکہ 543 رکنی لوک سبھا میں سادہ اکثریت کے لیے 272 نشستیں درکار ہیں۔ کانگریس اتحاد نے 230 نشستیں جیت لی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور رہنما راہل گاندھی عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ اگر بی جے پی کو 400 نشستیں مل گئیں تو وہ آئین بدل دیں گے اور کوٹا سسٹم ختم کر دیں گے۔ اور اب شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں رنگ روڈ کے قریب کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ریسکیو آفیسر کا کہنا ہے کہ کیمیکل کی وجہ سے آگ دوبارہ بھڑکنے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ 14 فائر ٹینڈرز نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ کیمیکل ڈرم پھٹنے سے دھماکے ہوتے رہے، جس سے علاقہ میں خوف و ہراس بھی چھایا رہا۔ 6 کنال پر قائم کیمیکل فیکٹری میں آج رات 10 بجے آگ لگی۔ واقعے میں اب تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اینٹی نارکوٹکس نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ این اے ایف کے مطابق 4 کارروائیوں میں 64 کلو سے زائد منشیات برآمد ہوئی اور 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر مسافر سے 918 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ اے این ایف نے بتایا کہ راولپنڈی میں کورئر آفس میں برطانیہ سے بھیجے گئے پارسل سے 39 کلو ویٹ برآمد کی گئی ہے۔ پچھلے گوادر سے 60 کلو چرس برآمد اور احمد آباد اٹک میں ملزم سے 3.6 کلو چرس پکڑی گئی ہے۔ کراچی کے علاقہ سخی حسن میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے یوٹیوبر سعد احمد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ تیموریہ تھانہ میں سعد احمد کے والد مختار احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ گرفتار سیکیورٹی گارڈ سیکیورٹی کمپنی اور موبائل مارکیٹ کے ذمہ دار کو مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق عوامی تاثرات کی اجازت لینے کے باوجود سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے سعد کو قتل کر دیا۔ کراچی میں موبائل مارکیٹ کے سیکیورٹی گارڈ نے یوٹیوبر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ یوٹیوبر کرکٹ میچ کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ مرنے والا سعد گھر کا واحد کفیل تھا۔ پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر کے اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پولیس نے خاتون سیاح کو ہراساں کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون سیر و تفریح کے لیے آئی تھی اور سمر نامی لڑکے نے اسے تنگ کیا۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ بھی درج کر لیا۔ خواتین کو ہراساں اور تنگ کرنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ غیر ملکی سیاح اور مقیم باشندوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سخی حسن چورنگی کے قریب سیکیورٹی گارڈ نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نے سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنانے پر نوجوان پر فائرنگ کر دی۔ گارڈ کی فائرنگ سے 24 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ گارڈ نے پولیس کو بیان دیا کہ نوجوان ویڈیو بناتے ہوئے میری طرف اشارے کر رہا تھا، جس پر غصے میں فائرنگ کر دی۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोल्टन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां बेचने वाली दुकान को मुस्तकिल तौर पर सील करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि टोलिंटन मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में मुर्दा मुर्गियां तलब की। अदालती हुक्म में कहा गया कि टोलिंटन मार्केट का कचरा कहाँ तलब होता है, तफ्तीश करके रिपोर्ट दी जाए। जबकि अदालत ने मार्केट में सफाई सुथराई से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके अलावा अदालत ने PHA सरकारी पार्क्स को लोकल कमेंटेटर्स के साथ मिलकर देखभाल से मुतल्लिक रिपोर्ट करने का हुक्म भी कर दिया है। समुद्री में नहरी पानी न मिलने पर किसानों का एहतजाज। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा नहर का अमला मुबैना तौर पर जमींदारों से पैसे लेकर मौके तोड़ने में मुलविस है। एक माह से टेल पर पानी न होने के बराबर है। अगर टेल पर पानी पूरा न किया गया तो समुद्री रजाना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। समुद्री में देहाती नहरी पानी न मिलने पर सराफा एहतजाज। चक नंबर 477, 476 और 475 गाह पे के किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा नहर का अमला मुबैना तौर पर बासर जमींदारों से पैसे लेकर मौके तोड़वाकर पानी चोरी करवाने में मुलविस है। अगर पानी चोरी न रोकी गई और टेलों तक पानी न पहुंचा तो जमींदार एहतजाज करते हुए रजाना रोड को हर तरह की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर देंगे। मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा कार भी वसी कर दिया जाएगा। बखाड़ा से आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम पुलिस की जिम्मेदारियां शहरियों ने निभाना शुरू कर दी हैं। हुजरा शाह मुकीम में मोटरसाइकिल छीन कर जाने वाले 2 डाकुओं में एक डाकू को अहले इलाका ने पकड़ लिया, जबकि डाकू का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। बखाड़ा हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव खरल कला में 2 डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। अहले इलाका ने डाकू का ताकुब किया और एक डाकू को पकड़ भी लिया। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया, जबकि डाकू का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार डाकुओं ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। शहरियों का कहना है कि अगर पुलिस का काम अवाम ने करना है तो पुलिस का महकमा क्यों है। शहरियों ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हिदायत की जाए वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सियासी और समाजी शख्सियत राना मोहम्मद फरहान उमर दराज शादी की हसीन बंधन में बंध गए। मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सियासी और समाजी शख्सियत राना मोहम्मद फरहान उमर दराज शादी के हसीन बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब मरहबा मार्की युकारा में मुनक्किद हुई। शादी में मेहमान ग्रामी हाजी फ़कीर मोहम्मद अरशद, मोहम्मद नज़र, राना काशिफ, राना आसिफ, राना अरशद, मोहम्मद रज़ाक, हाजी सलीम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद वकास, हाजी रमज़ान, मोहम्मद सईद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर नईम मुगल चंद ने शिरकत की और शादी की मुबारकबाद भी दी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर DSP चीश्तिया गुल हसन खान का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चक 38 फतह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला एक खतरनाक डाकू हलाक कर दिया, जबकि 2 फरार हो गए। थाना सदर चिश्तिया की हदूद में मुबैना तौर पर 3 डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। पुलिस इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से 1 डाकू हलाक और 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम के कब्जा से मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। हलाक होने वाले डाकू की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। फरार होने वाले डाकू की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इजरायली बर्बरियत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में तरी रोल्स गारमेंट स्कूल चिन्योट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों, स्टाफ, वालिदैन, सिविल सोसाइटी ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में नारे भी दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने इसराइली जारियत के खिलाफ और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल इदारा मिस इकरा यास्मीन मलिक और दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जारी जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। इसराइली फ़ौर तौर पर निहत्ते शहरियों पर मज़ालिम बंद करे। और आप शामिल करेंगे कुछ बिजनेस न्यूज़ और आपको बताएं कि शहर में परचून सतह पर फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत 423 रुपये, जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 292 रुपये फ़ी किलो, जबकि फार्मी अंडों की कीमत
₹237 फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम रही। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग्स पर प्रोटेक्शन बंद होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15 या 20% इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई है। वजारत खजाना के ज़राए का बताना है कि ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये की तजवीज़ कर दी गई है। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपये मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये की तजवीज़ है। ग्रेड 22 के अफसर को मिलने वाली मोनेटाइजेशन 95,000 रुपये से बढ़ाकर 1,55,000 रुपये की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह और अलाउंस में इजाफे की तजावीज़ इब्तदाई मराहल में है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ारजा और काबीना की मुशावरत से करेंगे। और अब शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ और आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अहमद वसीम साइड स्टेट का शिकार होकर वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम ने इस बात की तस्दीक की कि अहमद वसीम पहला मैच नहीं खेलेंगे, मगर बकिया मैचेस के लिए पुरुमीद है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हम अच्छी तैयारियों के साथ अमेरिका आए हैं, एक ही हदफ है कि वर्ल्ड कप जीतना है। बाबर आजम ने कहा कि मुझे अपनी टीम पर भरोसा है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेगी। फास्ट बॉलिंग पर भरोसा है, यहाँ फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो पहले गलतियाँ हुई वो अब ना दोहराएं। हमारा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, अब तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। बाबर आजम ने कहा कि मेरा एक ही हदफ है और वो है वर्ल्ड कप जीतना। इनफरादी अहदाफ में बाद में आते हैं, कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और कामयाबी भी हासिल करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के एक और मैच में नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। डैलस में ग्रुप डी के इस मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले नेपाल को बैटिंग दी, जो आखिरी ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। रोहित पोटल ने 5 चौकों की मदद से 35 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स की जानब से फेन बैक और टीम प्रिंगल ने 3-3, जबकि मैकरीन और डी लेट ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में नीदरलैंड ने हदफ 19वीं ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैक्स दाऊद ने 54 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। विक्रमजीत सिंह ने 22 रन बनाए। टीम पर प्रिंगल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में दफाई चैंपियन इंग्लैंड को अपने पहले ही मैच में 1 पॉइंट गंवाना पड़ गया। हिजटॉन में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बाद तखीर से शुरू हुआ। मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। स्कॉटिश ओपनर ने जॉर्ज मुंसी और माइकल जोन्स ने शानदार खेलते हुए हरीफ बॉलर्स की पिटाई की है। स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी थी कि मैदान को फिर बारिश ने आ लिया, जिसकी वजह से खेल तवील वक्त के लिए रुका हुआ, और फिर जब दोबारा बारिश हुआ तो मैच को 10 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्काई न्यूज़।